ओके बेटा, जो आज का हमारा टॉपिक है वो इसकी कॉन्टिन्यूटी में है, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। तो बेसिकली तीन फैक्टर हैं जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। बीच में कोई डाउट आ जाए तो पूछ लेना बेटा। सबसे पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ द वायर। अगर हम वायर की लेंथ बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि लेंथ बढ़ने से फ्रिक्शन बढ़ गई, ऐसे सपोज कर लो। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब होता है वायर मोटी या पतली। मोटी और पतली को ऐसे समझ लो, पतली वायर मतलब पतली रोड, थिक वायर मतलब मोटी वायर मतलब चौड़ी रोड। तो जो थिन वायर होती है अगर उसमें ट्रैफिक ज्यादा हो जाए तो जैम लग जाएगा काफी देर। तो ऐसा ही है, अगर पतली वायर तो जैम के कारण रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, मोटी वायर मतलब मोटी वायर तो जैम नहीं लगेगा तो रेजिस्टेंस कम। तो इस तरह से आप थोड़ा आइडिया लगा के ना इसको समझ सकते हो। दो तीन बार सोचोगे समझोगे तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा सोचने की कोशिश करना, ठीक है। अब आता है हमारा नेचर ऑफ द वायर। अब ये नेचर ऑफ वायर का मतलब होता है किस मटेरियल की बनी है, कॉपर की है, सिल्वर की है, गोल्ड की है, गुड कंडक्टर की है या बैड कंडक्टर की है। तो वो नेचर ऑफ वायर है। जैसे हम सभी स्टूडेंट को सेम पढ़ाते हैं, बट हम टेस्ट लेंगे ना तो रिजल्ट अलग अलग आएगा, ठीक है। तो अलग अलग आने से हमें अलग अलग तरह की रेजिस्टेंस मिलेगी, तो उसे नेचर कहते हैं। तो नेचर का कोई मैथमेटिकल वो नहीं है। तो उसी को मैंने ऊपर वाले क्वेश्चंस को नीचे समझा रखा है। तो ये क्वेश्चन देखो, हाउ इज द लेंथ ऑफ वायर अफेक्ट द रेजिस्टेंस। सो मोर इज द लेंथ, मोर इज द रेजिस्टेंस। हाउ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर अफेक्ट द रेजिस्टेंस। ये भी एरिया जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, मतलब एरिया बढ़ जाएगा। मैथमेटिकली समझो, एरिया बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस कम। मतलब मोटी वायर में एरिया बढ़ गया ना, एरिया कम हो गया मतलब पतली वायर थिन वायर तो रेजिस्टेंस ज्यादा, मतलब ट्रैफिक लग जाएगा ज्यादा। अब इन सारे फैक्टर्स को हम कंबाइन करेंगे और एक डेरिवेशन करेंगे। उस डेरिवेशन का नाम है रेजिस्टिविटी, का सिंबल रो, रो होता है। अब देखो समझो हमने क्या क्या पढ़ा है, जरा समझना ध्यान से। we know we know R is proportional to L and is inversely proportional to A। हमने ये दोनों चीजें कंबाइन कर दी, लेंथ वाली भी और ये भी मैथमेटिकली कंबाइन कर दी। ध्यान से समझना। वी नो, रेजिस्टिविटी सिखा रहा हूँ, समझना जरा। वी नो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल इंटू वन बाई ए, यानी दोनों फैक्टर कंबाइन कर दिए। अब क्या होगा, आर इक्वल टू, जब भी हम ये जो प्रोपोर्शनल का निशान है ना इसे इक्वल टू में चेंज करते तो कांस्टेंट आता है। इस कांस्टेंट को कहते हैं रो और रेजिस्टिविटी इनटू एल अपॉन ए। तो ए को अगर आप कैपिटल ए से भी दिखा दें तो कोई गड़बड़ नहीं है, बस बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए कि कैपिटल ए एम्पियर और इसके चक्कर में कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए। तो आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा। तो रेजिस्टिविटी बेसिकली है क्या, तो जो हमने फैक्टर्स पढ़े उसका कॉम्बिनेशन करेंगे और मैथमेटिकली बताएंगे तो रेजिस्टिविटी बन जाएगी। देखो अब आगे क्या होता है कि आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब मैं यहाँ से रो जो है आपका एक कांस्टेंट है, रो जो यहाँ पे आया ना कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। अब मैं इस रेजिस्टिविटी को अलग कर लेता हूँ, तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ये याद रखो, ये फॉर्मूला आ गया। तो ये रेजिस्टिविटी है, दिस इज रेजिस्टिविटी। अब ये तो हो गई डेरिवेशन, एक बार मैं दोबारा समझा रहा हूँ समझो। जो हमारी रेजिस्टिविटी है वो बेसिकली है क्या, जो हमने फैक्टर्स पढ़े पीछे इन फैक्टर्स को कंबाइन कर दो। तो फॉर्मूला आ गया आर प्रोपोर्शनल टू एल इंटू वन बाई ए, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फैक्टर्स। वी नो इफ द फैक्टर्स तो कंबाइन कर दिए, प्रोपोर्शनल को हटाया तो एक कांस्टेंट आ गया, इस कांस्टेंट को कहते हैं रो और रेजिस्टिविटी। तो ये आ गया हमारा रेजिस्टिविटी। अब डेफिनेशन भी बताता हूँ और इसकी यूनिट बताता हूँ उससे पहले। अब मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊं यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी बताओ, तो देखो यूनिट कैसे निकलेगी। रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। एक चीज याद रख लेना कि आपको बुक में ना एरिया का सिंबल ये भी मिल सकता है और ये भी मिल सकता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का सिंबल, कीप इन माइंड। तो ए लिख लीजिए और या ये लिख लीजिए, साइड पे आप लिख देना। इसका मतलब क्या है, आप दोनों सिंबल यूज कर रहे हो फॉर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, कीप इन माइंड। मैंने ऐसा लिख दिया, ऐसी मेरी आदत बनी हुई है, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, बस कंफ्यूज ना हो जाना कि ये वाला ए और एम्पियर वाले ए से कंफ्यूज ना होना। अब देखो जो रेजिस्टेंस है इसकी यूनिट होती है ओम। एरिया की यूनिट बताओ मुझे क्या होती है, एनीवन टेल मी द यूनिट ऑफ एरिया। क्या होता है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, बताओ एनीवन।
यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, तो मीटर मीटर कैंसल, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आई, ओम मीटर। तो ये अब ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा दिया मैंने। कोई आपसे पूछे व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो आप बोलोगे ओम मीटर, क्या बोलोगे, ओम मीटर। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ओम मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कैसे निकाला रेजिस्टिविटी को, हमने रेजिस्टिविटी को क्या किया, सारे फैक्टर्स के साथ कंबाइन कर दिया। तो रेजिस्टेंस जो है प्रोपोर्शनल टू लेंथ इनटू 1/a भी है क्रॉस सेक्शनल एरिया। फिर प्रोपोर्शनल हटाया तो एक कांस्टेंट आया, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। फिर हमारा ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ गया, याद रख लेना, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। और ए और ये वाला ए क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब मोटी वायर या पतली वायर। तो एरिया ऑफ वायर का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बताओ, अगर कभी न्यूमेरिकल करने हो पाई आर स्क्वायर लगा के आप, यस पाई आर स्क्वायर लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मैं थोड़ा आगे चलता हूँ और डिटेल में बताता हूँ, और फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो जहाँ दिक्कत आए बेटा पूछना साथ के साथ, और यहाँ पे यूनिट्स आपको मैंने सिखा दिया। लो अब मैं आगे चलता हूँ और आगे समझाता हूँ इसका क्वेश्चन। देखो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, डिफाइन रेजिस्टिविटी, मतलब जो हमारा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, क्या क्वेश्चन बनता है, डिफाइन रेजिस्टिविटी। लिखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन रेजिस्टिविटी। अब ये हमने समझना है, तो देखो इसका आंसर कैसे लिखेंगे। मान लो पेपर में आ गया डिफाइन रेजिस्टिविटी, तो आप ना फॉर्मूला लिख दो, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए अपॉन एन। अब यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं लेट एरिया इज 1 यूनिट, 1 यूनिट मतलब 1 मीटर स्क्वायर, एंड लेंथ इज ऑल्सो 1 यूनिट, 1 यूनिट मतलब 1 मीटर। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, जितनी भी हमारी डेफिनेशन है ना वो जनरली 1 यूनिट के हिसाब से होती है। 1 यूनिट मतलब 1 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर। तो अगर मैं ये सारी वैल्यू यहाँ पे डाल दूं, ये वाली और ये वाली वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डाल दूं 1 1 यूनिट, तो हमारा क्या आया, इफ आई पुट दिस ऑल वैल्यू, ये भी 1 ये भी 1, तो क्या आया, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। बस यही डेफिनेशन है। तो अगर कोई पूछे डिफाइन रेजिस्टिविटी, तो आप क्या करेंगे, आप इस तरह से फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखने के बाद आप करेंगे लेट एरिया 1 यूनिट, लेंथ इज ऑल्सो 1 यूनिट, तो ये भी 1 ये भी 1, 1 1 कैंसिल। तो रेजिस्टिविटी किसके बराबर आई, रेजिस्टेंस। फिर डिफाइन कैसे करेंगे, इसका मतलब तो ये हुआ कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर होती है, बिल्कुल सही। तो डिफाइन देखो कैसे करते हैं, हम ये बोलेंगे, लिख लो बेटा मेरे साथ साथ, रेजिस्टिविटी is equal to resistance, is equal to resistance when length and cross section area of the wire, cross section area of the wire is 1 यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी सेम है, बट उसकी एक कंडीशन है कि लेंथ और जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 1 यूनिट होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि रेजिस्टेंस जो है हमारी रेजिस्टिविटी है। तो हमें यहाँ से ये समझ में आता है कि रेजिस्टेंस एक ब्रॉड टर्म है जिसमें हम लेंथ और इसकी बात नहीं करते, एक ब्रॉड वर्ड है। बट जब हमने रेजिस्टिविटी बोल दिया तो हमें स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा कि एरिया 1 यूनिट में हो और लेंथ 1 यूनिट का हो, तो उसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। सो व्हाट इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर व्हेन, रेजिस्टेंस ऑफ वायर यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ वायर when length and cross section area of the wire is 1 यूनिट। लो बेटा इसे नोट कर लो एंड आस्क मी इफ यू हैव डाउट। फिर हम आगे चलते हैं, अब देखो हमने रेजिस्टिविटी पढ़ लिया, इसके साथ में हम ये जो रेजिस्टिविटी का कॉलम है कंडक्टर अलॉय और ये कंपैरिजन कर लेते हैं। जो रेजिस्टिविटी है एक फिक्स टर्म होती है क्योंकि इसमें लेंथ और एरिया फिक्स हो जाता है, तो एक फिक्स टर्म है। रेजिस्टेंस हमारी फिक्स नहीं रहती, इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है लेंथ, क्योंकि उसमें हम फिक्स लेंगे तो ठीक आएगा नहीं तो नहीं आएगा। तो अगर हम इस टेबल को देखें
तो वैल्यूज के हिसाब से जिसकी रेजिस्टिविटी कम वो गुड कंडक्टर है, मतलब बेस्ट कंडक्टर, यानी सिल्वर आपका बेस्ट कंडक्टर, कॉपर भी नियर अराउंड बेस्ट कंडक्टर में है क्योंकि वैल्यूज बहुत क्लोज है, तो दोनों बेस्ट कंडक्टर में है। और आप ये ले लीजिए कि मैग्नीज और मरकरी आपका यहाँ से थोड़ा बैड कंडक्टर में आ जाएंगे। अलॉय भी कंडक्टर में आते हैं बट थोड़ा ज्यादा रेजिस्टिविटी थोड़ी इनकी ज्यादा है, जिससे हीटिंग इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा होगा। और अलॉय के नाम और इनके एग्जांपल्स हमने पिछले क्लास में भी याद कर लिया। इंसुलेटर में रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, बहुत हाई मतलब करंट पास ही नहीं हो सकता। तो अब ये टेबल देखने के बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन आते हैं। देखो, this table reveals that resistivity of alloy is generally higher than that of constituent metal। जैसे alloy में, तो alloy कॉपर और निकल से बना है, तो कॉपर की रेजिस्टिविटी देखो और इस alloy की रेजिस्टिविटी देखो काफी ज्यादा है। यानी टेबल को देखें तो हमें ये पता चलता है कि जो alloy होंगे उनकी रेजिस्टिविटी मेटल से हाई होती है। और alloy होते क्या है? Alloy do not oxidize readily at high temperature। Oxidize का मतलब होता है burn। For this reason, they are commonly used in electrical heating devices like electrical iron, toaster, etc. Tungsten is used almost exclusively for filament of bulb, whereas copper and aluminum are generally used for electrical transmission line। अब देखो जो लास्ट लाइन है ना, इसमें कह रहा है कॉपर एंड एल्यूमिनियम, सिल्वर की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकती सिल्वर। सिल्वर इतना कॉस्टली है कि अगर वो सिल्वर की वायर बनाएंगे गवर्नमेंट तो लोग चोरी कर लेंगे, यानी और ये काफी कॉस्टली है। तो वेयर एज कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर जनरली यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ये गुड कंडक्टर है, ये बेस्ट है सिल्वर, तो सिल्वर यूज करना चाहिए ना। तो इसका आंसर है कि सिल्वर कॉस्ट बहुत है, तो कॉस्टली होने के कारण उसका खर्चा अफोर्ड नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन आता है। क्या आता है बेसिक क्वेश्चन? नेम द फिलामेंट ऑफ बल्ब। तो टंगस्टन। वाई टंगस्टन इज यूज? क्योंकि इसका आपका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और ये डू नॉट बर्न एट हाई टेम्परेचर। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, अलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज रैजली एट हाई टेम्परेचर, फॉर दिस रीजन दे आर कॉमनली यूज्ड इन हीटिंग डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर। और टंगस्टन का तो आपको क्लियर हो गया, बल्ब के अंदर कौन सा फिलामेंट यूज होता है? टंगस्टन, याद कर लेना। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो हमारे हीटिंग डिवाइसेस हैं, हीटिंग डिवाइसेस आर made up of alloy, why not pure metal, they are made up of alloy। yes बेटा, tell me answer। तो इसका आंसर ये है कि जो अलॉय होते हैं, अलॉय इनकी जो है हीटिंग डिवाइसेस आर मेड अप ऑफ अलॉय। जो अलॉय होते हैं इनकी रेजिस्टिविटी हाई Because sir, होती they है। do not burn. हाँ, इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है और हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे दे डू नॉट बर्न, दे डू नॉट बर्न। बर्न मतलब ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज को ना बर्न कहते हैं, ऑक्सीडाइज। तो समझ में आ गया आंसर। अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि जो हमारा हीटिंग डिवाइस है दे आर मेड अप ऑफ अलॉय नॉट अ प्योर मेटल, व्हाई? बिकॉज अलॉय की रेजिस्टिविटी हाई होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है और दे डू नॉट बर्न एट हाई टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी हाई होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है एंड दे डू नॉट, एक तो रेजिस्टिविटी हाई होती है एंड हैव हाई एमपीटी, मेल्टिंग पॉइंट, एंड एट हाई टेम्परेचर, and at high temperature they do not burn or oxidize। लो बेटा नोट कर लो और मुझे डन बोलो, याद रखो। देखो जो आपका टंगस्टन है ना, ये एलिमेंट है, ये अलॉय नहीं है। और टंगस्टन का सेम प्रॉपर्टी है, ये हाई टेम्परेचर पे बर्न नहीं होता, इट डू नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि भी बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का क्यों बना है, क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाई है, रेजिस्टेंस भी हाई है, मतलब आप रेजिस्टिविटी कह सकते हैं हाई है, जिस और इस कारण वो हाई टेम्परेचर पे बर्न नहीं होता और रोशनी देता है। So because tungsten is used in the filament of bulb because it has high resistivity and high melting point। सेम आ जाएगा, बस अलॉय नहीं है, एलिमेंट है ये इस प्रॉपर्टी का, एंड डू नॉट बर्न एट हाई टेम्परेचर। ठीक है। और कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि बल्ब के अंदर ना आर्गन या नियोन गैस भरी होती है, वो इसलिए भरी होती है कि इसकी ऑक्सीडेशन ना हो। बल्ब के अंदर जो बल्ब होता है ना, बल्ब के अंदर ऑक्सीजन अपना नोबल गैस भरी होती है, नोबल मतलब आर्गन या नियोन। क्यों भरी होती है आर्गन एंड नियोन?
ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो हाई टेम्परेचर पे, ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो हाई टेम्परेचर पे। सो ठीक है बेटा, इतना